मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत में इस्लाम के प्रवेश के बारे में बताया था। भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है। भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से हम कह सकते हैं कि भारत में एक मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और इस मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो हमें स्रोत हैं जिनसे हमें इस मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज माने पुरातात्विक स्रोत और सेकंड है लिटरेरी स्रोत। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो जो तमाम पुरालेख, सिक्के और उस समय के जो स्मारक हैं इनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम पुरालेखों की बात करते हैं। पुरालेखों में हम देखते हैं कि एक है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसकी दीवार पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित हैं, कुछ लाइनें अंकित हैं। तो ये पुरालेखीय साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मैंने आपको पहले भी जब राजपूतों के बारे में बताया था तब भी बताया था। विग्रहराज IV, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया हरिकेली नाटक है। उस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां इस 2.5 दिन के झोपड़ा की दीवार पर अंकित हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनवाई गई मस्जिद है। तो इस मस्जिद के पहले था वो सही मायने में चौहानों द्वारा स्थापित संस्कृत महाविद्यालय था। इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा का रूप दिया गया। इसी पर हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो अंकित है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली के लाल किले का जो दीवाने खास है, उस दीवाने खास में भी जो पंक्तियां अंकित हैं, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये इस तरह की जो पंक्ति अंकित है वो दीवाने खास की छत पर अंकित है। हम देखते हैं इसके अलावा जो पालम बावली अभिलेख है बलबन के समय का दिल्ली में, उसमें दिल्ली का नाम योगिनीपुर नाम मिलता है। ये सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि योगिनीपुर किसका नाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये दिल्ली का नाम है। योगिनीपुर दिल्ली का ही नाम है। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा जोधपुर का अभिलेख है जिससे हमें अलाउद्दीन के बारे में पता चलता है। और भी अभिलेख हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके अलावा फिर हम आते हैं सिक्कों पर। तो उस काल के सिक्कों से भी हमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। सिक्के भी मध्यकालीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सल्तनत कालीन सिक्के हैं, प्रांतीय शासकों जैसे विजयनगर बहमनी राज्यों के भी अपने सिक्के हैं। इसके अलावा मुगलों के भी सिक्के, राजपूतों के भी सिक्के हैं। तो इन सिक्कों की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल में सबसे पहले जो हमें सिक्का प्राप्त होता है वो लक्ष्मी आकृति का सिक्का देवनागरी लिपि में जिस पर मोहम्मद बिन साम अंकित है। ये मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया सिक्का है। माने ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लक्ष्मी आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाई गई, तो ये मोहम्मद गोरी के द्वारा सबसे पहले। फिर हम देखते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोने के सिक्कों पर सबसे पहले जो कलमा लिखा गया वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्कों पर कलमा लिखवाया। ऐसा ये प्रथम शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तमाम धातुओं के जो विभिन्न सिक्के चलाए थे इसके बारे में जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद तुगलक के बारे में बताएंगे तभी इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे। फिर हम देखते हैं कि मुगलों के समय में भी तमाम सिक्के प्रचलित होते हैं। बाबर ने भी सिक्के चलाए थे। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो अकबर के सिक्कों की बात की जाती है तो अकबर ने मोहर, संसब और इलाही ये 3 सोने के बहुत फेमस सिक्के हैं। इनमें भी जो संसब है
संसव सिक्का जो है ये सबसे भारी सिक्का था, इसका वेट 101 तोला था। ये अकबर के द्वारा चलाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। संसव, तो संसव जो सिक्का है वो अकबर के द्वारा चलाया गया। मोहर भी इसका सोने का सिक्का था अकबर का। इलाही भी अकबर का सोने का सिक्का था। इसके अलावा हम देखते हैं कि अकबर ने चांदी के सिक्के पर धनुर्धर श्री राम और सीता की तस्वीर अंकित करवाई। तो माने राम सिया के सिक्के किसने चलाए? तो ये अकबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राम सिया के सिक्के चलाने वाला अकबर, चांदी के सिक्के पर उसने राम सीता को अंकित करवाया था। हम देखते हैं फिर जहांगीर शाहजहां के समय में भी सिक्के चलाए गए। इनके बारे में जब हम मुगल काल के बारे में बताएंगे, मुगलों का इतिहास बताएंगे, स्पेशली जब जहांगीर और शाहजहां के बारे में बताएंगे तभी बताएंगे। केवल इतना बता देते हैं कि सर्वाधिक मुगल काल में जो सिक्के चलाए गए वो औरंगजेब के समय में चलाए गए। फिर आते हैं स्मारक। तो स्मारकों की अगर हम बात करते हैं तो तमाम इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सल्तनत कालीन भी हैं, विजयनगर बहमनी राज्यों के भी स्मारक हैं, मुगलों के स्मारक हैं, राजपूतों के स्मारक हैं। इनके बारे में स्थापत्य कला पर जब टॉपिक करवाएंगे तब इनके बारे में अलग से विस्तार से करवाएंगे। सल्तनत कालीन स्थापत्य, प्रांतीय राज्यों की स्थापत्य, विजयनगर बहमनी की, मुगल स्थापत्य और राजपूत स्थापत्य, इन सब के बारे में बताएंगे। तो इन स्मारकों के बारे में तभी डिटेल बताया जाएगा। फिर आते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। मध्यकालीन इतिहास को जानने के बारे में सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, वो साहित्यिक स्रोत ही हैं। साहित्यिक स्रोत प्रचुर मात्रा में बड़े पैमाने पर इस समय प्राप्त होते हैं और इनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में सल्तनत कालीन साहित्य है, मुगल कालीन साहित्य भी है। इसके अलावा भारत में संस्कृत साहित्य की रचना चल रही थी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी तमाम साहित्य की रचना हो रही थी। इसके अलावा इस मध्यकाल के दौरान भारत में विभिन्न समय पर विदेशी यात्री ने जो यात्रा की, अपने यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किए, उल्लिखित किए, वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत के रूप में। तो हम सबसे पहले देखते हैं चचनामा की बात आती है। चचनामा के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, जब अरबोई लोगों की सिंध पर विजय के बारे में बताया है तब भी चचनामा के बारे में बताया गया है। ये अरबी ग्रंथ है जिसमें सिंध के इतिहास, मोहम्मद बिन तुगलक की राजा दाहिर पर फतेह के बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं किताब-इल-यामिनी। किताब-इल-यामिनी क्लियर है, अल-उतबी की पुस्तक है और इसमें यामिनी वंश द्वारा ब्राह्मण शाही राजवंश से काबुल क्षेत्र में और पंजाब क्षेत्र में किए गए विभिन्न युद्धों का वर्णन पता चलता है। माने यामिनी वंश के महमूद गजनवी से पहले के शासकों के बारे में, उनके द्वारा किए गए विजय अभियानों के बारे में पता चलता है। फिर हम देखते हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अल-बरूनी ने इसे लिखा है। इसका नाम अबू रेहान भी है। अल-बरूनी के बारे में आपको मालूम होगा कि ये फारिन का रहने वाला था और ये इसके साथ में महमूद गजनवी के साथ में भारत आया है। भारत में जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए हैं उन आक्रमणों के बारे में भी बहुत कुछ अल-बरूनी के वर्णनों से पता चलता है। इसके अलावा इस किताब में भारत की उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। राजनीतिक दशा का बहुत अधिक वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक दशा के बारे में भी बहुत कुछ इस किताब से ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं ताज-उल-मासिर, ये हसन निजामी द्वारा लिखी गई। इसी समय में हम देखते हैं द्रव्य परीक्षा, ठक्कुर फेरू, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में खजाइन फुतूह,
तारीख-ए-अलाई, तुगलकनामा, आशिका, लैला मजनू, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनके बारे में बताने के साथ साथ हम आपको एक बात और बताएं, अमीर खुसरो ने ही 5 लाख पदों की रचना की थी। इसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। और ये औलिया का शिष्य था। इसे भारत में पहला हिंदी कवि कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भारत में पहला हिंदी का पहला मुस्लिम कवि नहीं था। पहला जो मुस्लिम कवि हैं वो है मसूद साद सलमान। मसूद साद सलमान भारत में पहले मुस्लिम कवि हैं हिंदी के, और सेकेंडली एक खुसरो हैं। इसके अलावा इन्होंने एक फारसी काव्य की भारतीय शैली को जन्म दिया जिसे सबक ए हिंदी कहा जाता है। सबक ए हिंदी फारसी काव्य की भारतीय शैली, इसके बारे में पता चलता है। ये बहुत कुछ काम भी किया है। अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में काफी काम किया है। इसके बारे में आगे भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं तारीख-ए-फिरोजशाही, फतवा-ए-जहांदारी जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर आती है फुतूह-उस-सलातीन, ये इसामी के द्वारा रची गई। किताब-उल-रहला, इसे रहला नाम से भी जानते हैं, ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। ये मोरक्को का यात्री था जो तुगलक काल में भारत में आया। दिल्ली में ये काजी के रूप में भी, काजी के पद पर भी रहा है। इसने किताब-उल-रहला में उस समय के तुगलक वंश के बारे में, तुगलकों की शासन पद्धति के बारे में, विशेषकर मोहम्मद तुगलक के बारे में काफी कुछ लिखा है। फिर हम देखते हैं फतूहात-ए-फिरोजशाही, ये फिरोज तुगलक द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है, फतूहात-ए-फिरोजशाही। इसके बाद आती है तारीख-ए-फिरोजशाही, शम्स सिराज अफीफ ने लिखी है। तारीख-ए-मुबारकशाही, याह्या बिन अहमद सरिंदी ने लिखी है। ये हम देखते हैं सल्तनत काल की पुस्तकें, काफी कुछ जो हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कल्हड़ की राज तरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ की राज तरंगिणी, ये क्या हुआ है? राज तरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है, राज तरंगिणी, और ये कश्मीर का 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है जो कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ कश्मीर के शासक थे, राज दरबार में थे, इन्होंने राज तरंगिणी की रचना की है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है राज तरंगिणी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी काल में जो शुरुआत में सुलेमान आते हैं 9वीं शताब्दी में, प्रतिहार और पालों के बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए अब विदेशी याद नहीं करवाएंगे, तब इनके बारे में बता देंगे। अब मुगल काल की जो प्रमुख किताबें हैं, प्रमुख बुक्स हैं, उनके बारे में बता देते हैं। तो बाबरनामा, इसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहा जाता है, इसकी रचना बाबर ने की है। इसे चगताई तुर्की में लिखा गया है जो बाबर की मातृभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा को चगताई तुर्की में लिखा है। सेकंड है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसमें हुमायूं के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं अकबरनामा। अकबरनामा 3 खंडों में है, 3 पार्ट हैं इसके, और इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसका 3rd पार्ट भी आईने अकबरी है। 3rd पार्ट ये इस तरह से अकबरनामा या आईने अकबरी, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। फिर देखते हैं मुंतखब-उत-तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी। तुजुक-ए-जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है जो जहांगीर के द्वारा लिखी गई। बादशाहनामा नाम से 3 किताबें लिखी गई हैं शाहजहां के समय में, आप लोग याद रखिएगा। एक बादशाहनामा काजबनी ने लिखा है, दूसरा अब्दुल हामिद लाहौरी ने, तीसरा मोहम्मद वारिस ने लिखा है। ये काफी डीप क्वेश्चन आ जाता है, सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, छोटे कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा।
इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये बड़े कंपटीशन के लिए तो है, छोटे कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर देखते हैं शाहजहांनामा। शाहजहांनामा भी दो लिखे गए हैं, इनायत खान ने और साजिद खान ने लिखे हैं। आलमगीरनामा साकी मुस्तैद खान और मोहम्मद काजिम, इन लोगों ने आलमगीरनामा साकी मुस्तैद खान ने भी लिखा है और मोहम्मद काजिम ने भी लिखा है। मुंतखब उल लवाब खाफी खान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में औरंगजेब द्वारा किए गए तमाम अभियानों के बारे में हमें खाफी खान के मुंतखब उल लवाब से पता चलता है। इसके अलावा नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन ने लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ ज्ञान इससे प्राप्त होता है। फतवाते आलमगीर, ये फतवाते आलमगीर ये ईश्वर दास नागर ने लिखा है। ईश्वर दास नागर जोधपुर में मुगल अधिकारी थे। 1657 से लेकर 1658 तक की स्थिति का वर्णन किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनका वर्णन काफी महत्वपूर्ण है। अब हम एक नजर में विदेशी यात्रियों को देख लेते हैं। तो विदेशी यात्रियों को देखते हैं, तो साउथ में मार्को पोलो वगैरह आई हैं, उन्हें हम अभी नहीं बता रहे हैं। जब साउथ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे तब डिटेल में बता देंगे। विदेशी यात्रियों में सुलेमान, 9वीं शताब्दी में सुलेमान आए और इन्होंने क्या किया, प्रत्याहार और पालों के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसके बाद देखते हैं अल मसूदी, 10वीं शताब्दी में आते हैं। अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासकों की अत्यंत प्रशंसा की है, राष्ट्रकूट शासकों को अच्छा बताया है, इस्लाम को संरक्षित और सुरक्षित करने वाला बताया है। फिर अब देखते हैं निकोलो कॉन्टी, काफी इंपॉर्टेंट है इनका वर्णन। इटालियन थे ये, इटली के यात्री थे। देवराय फर्स्ट के समय में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की है। इन्होंने एक शासक और विजयनगर के बारे में काफी कुछ बताया है। अब्दुल रज्जाक फारसी थे, फारसी यात्री थे जो देवराय सेकंड के समय में विजयनगर में आते हैं। इन्होंने जो विजयनगर की प्रशंसा की है, अब्दुल रज्जाक ने ये बताया है कि विश्व में उन्होंने ऐसा शहर ना देखा ना सुना। विजयनगर जो है 7 परकोटों के अंदर बंद है, सुरक्षा की प्राचीर बहुत जबरदस्त है और ऐसा शहर उन्होंने विश्व में ना अभी तक देखा है ना सुना है। ये ध्यान रखिएगा, ये विजयनगर की भव्यता को बताने के लिए इससे अच्छा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। फिर है निकितिन। निकितिन रूसी घोड़ा व्यापारी था, बहमनी राज्य की इसने यात्रा की है, इसने भी अपने वर्णन छोड़े हैं। फिर हम देखते हैं बारबोसा, ये भी पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। विजयनगर और दक्षिण भारत के बारे में काफी कुछ इन्होंने लिखा है। डोमिंगो पाइस ने कृष्णदेवराय के बारे में आपको मालूम होगा, विजयनगर का सबसे महान शासक जिसकी तारीफ, जिसकी प्रशंसा बाबरनामा में स्वयं बाबर ने की है। ये कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक था। इसी के समय में डोमिंगो पाइस ने विजयनगर की यात्रा की है और विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली नगर बताया है। इसके साथ ही उसने बताया है कि विजयनगर विश्व का सर्वोत्तम शहर है। देखिए, ये विदेशी यात्रियों द्वारा बातें बताई गई है। फिर आते हैं, हम देखते हैं नूनिच। नूनिच जो है पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी थे, विजयनगर की इन्होंने भी यात्रा की है। सीजर फेडरिक हैं, पुर्तगाली यात्री हैं। इन्होंने तालीकोटा के युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद, जिसमें विजयनगर का विध्वंस हो जाता है 1565 में, इसके तुरंत बाद विजयनगर की यात्रा की है। हृदय विदारक वर्णन किया है विजयनगर का। रॉल्फ फिच हैं, ये फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले पहले अंग्रेज हैं। रॉल्फ फिच। विलियम हॉकिंस जेम्स फर्स्ट के राजदूत थे जो जहांगीर के दरबार में आते हैं और रहते हैं। सर थॉमस रो जो हैं वो जहांगीर के दरबार में आने वाले सेकंड अंग्रेज हैं। पीट्रो डेला वाले, ये इटालियन हैं, तटीय क्षेत्रों की इन्होंने विस्तृत यात्रा की है। इनका वर्णन काफी निष्पक्ष माना जाता है। फिर हम देखते हैं पीटर मुंडी, ये भी इटालियन है, शाहजहां के समय में यात्रा करते हैं, अपना वर्णन छोड़ते हैं। उस समय की स्थिति जब, और क्या कहते हैं, शाहजहां के समय की दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में काफी कुछ ये बताते हैं। ट्रेवरनियर जो फ्रेंच यात्री था, इसने भारत की 6 बार यात्रा की है। ट्रेवल्स इन इंडिया किताब लिखी है और औरंगजेब और शाहजहां के शासन के बारे में काफी कुछ
विस्तार से देखा है। फिर हम देखते हैं मनुची इटालियन था, ये दारासिको का कोची था, और दारासिको की पराजय के बाद, पतन के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। इसे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। स्टोरियो दो मोगोल इसकी किताब है जो 4 खंडों में है, 4 वॉल्यूम है इसके। इसके बाद आते हैं फ्रांसिस बर्नियर, ये फ्रेंच डॉक्टर थे। इन्होंने शाहजहां के बेटों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष का बहुत ही विस्तार से, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। किस तरह से दारासिको की मृत्यु होती है, क्या होता है, ये सारी बातें फ्रांसिस बर्नियर ने बताई हैं। तो इन सारी बातों को हम देख चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने बनवाया इसे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। पहले क्या था, हरकेली इस पर अंकित है, ये सारी बातें। फिर हमने देखा कि जो सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको बताया। फिर हम देखते हैं सिक्कों में भी संसद काफी इंपॉर्टेंट होता है। योगिनीपुर दिल्ली का नाम है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिविल सर्विसेज में पुट अप किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत की बात जब करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं उसमें किताबुल हिंद या तहकीके हिंद के का वर्णन जो किया गया है, वास्तविक चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर हसन निजामी। तो इसके बाद हम देखते हैं ये फतवाते फिरोज शाही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं इसकी अभी खुसरो की जो रचनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, हुमायूंनामा किसने लिखा, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया। और इसके बाद हम देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मुंतखब-उल-लुबाब खाफी खान इंपॉर्टेंट हो जाता है। नुक्सा ए दिलकुशा भी हुसैन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं विदेशी यात्रियों में आपको यह ध्यान रखना है कि निकोलो कोंटी कौन था, किसके समय में यात्रा की। अब्दुल रज्जाक कौन था, फारसी था। देवराय सेकंड के समय में यात्रा की। क्या कहा, विश्व में शहर के विजयनगर के बारे में क्या कहा उसने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बारबोसा दक्षिण में बताता है, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं कि सीजर फ्रेडरिक नूनिच भी इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी था। और जो सीजर फ्रेडरिक है कालीकोटा युद्ध के बाद आता है। रॉल्फ फिच ने फतेहपुर सीकरी आगरा में आया। हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का राजदूत था, इम्पोर्टेंट है, जहांगीर के दरबार में आता है। थॉमस रो जो हैं जहांगीर के दरबार में ये भी आते हैं। पीट्रो डेला वाले, पीटर मुंडी, टेवर्नियर, मनुची, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे बताए जा चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और रह जाता है कि शेरशाह द्वारा चांदी का रुपया चलाया गया। रुपया चलाने वाला जो शासक है वो शेरशाह है। हालांकि आपको जब मैं शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाऊंगा तब फिर से ये फैक्ट बताऊंगा। ये अभी बताई दे रहा हूं कि रुपया जो चांदी का चलाया वो शेरशाह ने चलाया। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया। ये सारे पॉइंट जब हम सल्तनत के बारे में आपको पढ़ाएंगे, मुगलों के बारे में पढ़ाएंगे तो काफी विस्तार से आएंगे। अब हम आपको कल मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताएंगे। मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होंगे सल्तनत काल में कौन कौन से जो सुल्तान हुए उनके बारे में, फिर मुगलों के बारे में, ये सारा बताया जाएगा। तो कल एक आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में एक समरी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।